Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. Today I am going to talk about continuous comprehensive evaluation. तो assessment for learning में ये एक important topic है, ये पढ़ाया जाता है and इसका discussion हमारे लिए बहुत important है क्योंकि ये policy बहुत ही famous policy रही है, although not in practice but still a lot of elements from CCE are still implemented and practiced throughout the CBSE schools and बहुत अच्छे इसके अंदर concepts आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये CCE क्या है और evaluation में इसकी importance क्या है. So let's start with our presentation. So what is CCE? Continuous Comprehensive Evaluation ये क्या है और क्यों आया, कब आया? तो Right to Education Act जो कि 2009 में आया था उसके तहत CBSE ने ये कंपलसरी कर दिया था कि जो बच्चों को हम इवेलुएट करते हैं, जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. जो मार्क्स ओरिएंटेड है ये इतना सिस्टम, तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बच्चों को बहुत एंग्जाइटी होती है, टीचर्स पे भी प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स पे भी प्रेशर होता है, पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है और सारा फोकस जो होता है वो मार्क्स पर होता है और परसेंटेज पर होता है. तो इस सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, थोड़ा सा इसको ईज आउट करने के लिए और इसलिए कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक असेसमेंट ही ना हो बल्कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को इवेलुएट किया जाए, उनकी पर्सनालिटी को भी असेस किया जाए, इवेलुएट किया जाए, इसके लिए कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए थे और कंपलसरी कर दिए थे फॉर ऑल CBSE schools throughout the country. That was a system of CCE or continuous comprehensive evaluation that was adopted after Right to Education Act in 2009 was implemented, and it was made mandatory for children in the age group, for students in the age groups, in the class group 6 to 12, and grading system was introduced. This was not a very successful policy, I could say, because of a lot of disadvantages, because of lack of expertise in teachers and many other reasons we'll be discussing in our lecture today. And it was removed in 2017, but it is still a very important part for assessment for learning, the subject that I have started teaching and making videos and adding in my playlist. So we'll be taking this up and it has still a lot to offer to teachers even now. तो क्या है CCE और क्यों आया ये? तो आप देखिए, इसको अलग अलग अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये 3 वर्ड्स हैं. इन तीनों वर्ड्स की कोई रीजन है कि ये क्यों इंक्लूड किए गए हैं. देयर इज सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद दीज 3 वर्ड्स. व्हेन आई से कंटिन्यूस, तो मतलब ये जो सिस्टम है ये जो बच्चों को टेस्ट कर रहा है, बच्चों की लर्निंग को, उनकी अचीवमेंट को जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो साल भर होते रहना चाहिए या पूरे सेमेस्टर भर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल भर बच्चे कुछ भी कर रहे हों, कैसे भी टीचर्स पढ़ा रहे हों और एंड में एक एग्जाम ले लिया और पूरा फोकस साल के उस एंड के एग्जाम पे आ गया. इससे क्या होगा कि बच्चे साल भर सीरियसली नहीं लेंगे और लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाएगा और एंग्जाइटी और स्ट्रेस होगा और बच्चे बस उस टाइम पीरियड में ही academically focused होंगे. So it is very important to have a continuous evaluation system, that is to assess the learning of children and provide them feedback throughout the semester in any form, be it a test or a presentation or anything. But in this system of evaluating students or assessing students learning or performance has to take place throughout the semester or the year, not just at the end or once. So this continuous kind of assessment is going to be better because it is going to provide feedback continuously. Teachers को continuously feedback मिलता रहेगा. सेकेंड वर्ड यहाँ पे क्या है हमारा? कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि छोटा मोटा एग्जाम नहीं होगा या सिर्फ एक सिंगल रिटन टेस्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत तरह तरह के एग्जाम्स और टेस्ट्स और असेसमेंट के तरीके होंगे ताकि ये बहुत ब्रॉडली सारी चीज़ों को असेस कर पाए. बच्चे की ऑल राउंड जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सिर्फ उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं बल्कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव
तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कैसे हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए पूरा कंप्लीट मींस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, असेसमेंट फॉर लर्निंग होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब फॉर्मेटिव होना चाहिए, समेटिव भी हो सकता है, बट कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उनका दिमाग का, कॉग्निटिव, उनके हार्ट का मतलब उनकी फीलिंग रिलेटेड, और वैल्यूज रिलेटेड, और फीलिंग्स रिलेटेड, और फिजिकल डेवलपमेंट या साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये तीनों तरह का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, ये हमें कॉम्प्रिहेंसिवली या कंप्लीटली या ब्रॉडली असेस करने की जरूरत है। तो कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन, मतलब हम यहाँ पे मेजरमेंट यूज नहीं कर रहे हैं वर्ड, और हम यहाँ पे असेसमेंट नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मार्क्स नहीं उनके देख रहे हैं, या खाली ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी हुई है या एकेडमिक अचीवमेंट कितना है, हम कंप्लीट इवैल्यूएशन उनका देख रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन वर्ड यूज करें। We are not using the word assessment or measurement because I had already discussed in my previous lectures. If you go to the playlist and look at the and listen to the initial lectures, you will get to know the difference between assessment, measurement and evaluation. So evaluation is the broadest term and it encompasses a lot of factors. So continuous, comprehensive, evaluation, ये तीन words इसलिए यूज किए जाते हैं। तो क्या एम है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का? एक तो नंबर 1 कि बच्चों को हम कंप्लीटली इवैल्यूएट करें सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन में। अब एजुकेशन में खाली रीडिंग और राइटिंग नहीं आती, या मेमोरी नहीं आती, या कॉग्निटिव एबिलिटीज ही नहीं आती हैं। एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, लाइफ स्किल्स, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब कुछ हमें इवैल्यूएट करना है। इसलिए करना है ताकि सब कुछ के लिए हमें फीडबैक मिले और हम उनको जहां जहां गैप्स हैं वहां वहां डेवलपमेंट करा पाए बच्चों का। तो नंबर 1 इसलिए। नंबर 2 स्किल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज पे फोकस करें हम, और इसलिए कंटिन्यूसली हम एग्जाम्स उनका लेते रहे, रेगुलरली उनका एग्जाम्स लें, और रेगुलर लेंगे और खाली एक ही टाइम पे नहीं लेंगे तो सारा स्ट्रेस उस एक सिंगल एग्जाम के इर्द गिर्द नहीं होगा, वो प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। पूरे साल बच्चे बिजी रहेंगे और छोटे छोटे एग्जाम्स भी देंगे, तो एक मेजर एग्जाम जो कि एक पर्टिकुलर साल के टाइम में आएगा उसके खौफ में नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है फॉर दैट सिंगल एग्जाम दैट इज हेल्ड वंस इन अ ईयर। तो उसको हटाने का ये पर्पस था। नेक्स्ट, रियलिस्टिक कंप्लीट फीडबैक मिलेगी। अगर हम साल में सिर्फ एक ही एग्जाम रखेंगे, कंटिन्यूसली इवैल्यूएट नहीं करेंगे बच्चों को, इफ वी आर जस्ट मेकिंग इट कंपल्सरी, द यूजुअल सिस्टम ऑफ असेसमेंट व्हिच हैज बीन इन प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग एंड लॉन्ग, इफ वी कंटिन्यू टू फॉलो दैट once in a year children will appear for an exam, and just imagine if the child is not well on that particular day, or something bad of ill-fated something bad happens to the child on that particular day, then the entire year's hard work goes into the drain. तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है अगर उस खाली एक दिन पर बच्चे की तबीयत खराब है या वो एग्जाम नहीं दे पाया। तो इस केस में अगर हम साल भर और भी कंपोनेंट्स दे रहे हैं एग्जाम के, और उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में, तो बच्चे की परफॉर्मेंस उस दिन अगर अच्छी ना भी है समेटिव एग्जाम में, तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ अदर परफॉर्मेंसेस दैट ही और शी हैज मेड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। तो ये एक बहुत एडवांटेज है, स्ट्रेस को ऑब्वियसली कम करता ही है। और सबसे और एक जो एम है सीसीई का, वो है फाइंडिंग टैलेंट्स, क्योंकि हमारी एजुकेशन का एम सिर्फ यही नहीं है कि हम कॉग्निटिवली हाई बच्चों को ही इनकरेज करें या मेमोरी को ही फॉस्टर करें, नहीं, ये हमारा नहीं है एम। एजुकेशन का एम होता है कि जिस बच्चे के अंदर जो भी अच्छा है वो बाहर निकल कर आए। तो जब तक हम मौके नहीं देंगे, जब तक हम इस तरह के एग्जाम्स नहीं रखेंगे, म्यूजिक में कोई अच्छा है तो उसके लिए कोई उस तरह का कंपटीशन होगा, या कोई ऐसा एलिमेंट होगा इवैल्यूएशन में, कोई स्पीकिंग में अच्छा है, तो उन बच्चों को जो कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, एकेडमिक्स में नहीं अच्छे हैं, बट उनकी बाकी चीजें अच्छी हैं, उनको भी उन चीजों के थ्रू स्कोर करने का मौका मिलेगा। सो
because every child cannot be an academician. Some are musicians, some are sportsmen. So what about their assessments in these fields? So these were the aims of CCE. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है सीसीई का वो याद रहे। तो आप देखिए सीसीई में बेसिकली दो डिविजन्स हैं, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक। तो जो भी एकेडमिक्स रिलेटेड है, रीडिंग, राइटिंग, मेमोरी, लर्निंग, ये सब्जेक्ट्स हमारे, ये मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये सब जो भी लर्निंग वाली चीजें हैं जो क्लास में हो रही हैं वो स्कॉलिस्टिक के अंडर आती हैं। और जो को करिकुलर हैं वो पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, जो कि जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में ही हो, क्लासरूम के बाहर प्लेग्राउंड में भी हो सकती हैं, कहीं विजिट्स में भी हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ टूर्स और एक्सकर्शंस भी हो सकते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे को स्कोलास्टिक। तो स्कोलास्टिक में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो हम पढ़ चुके हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, जितने भी टाइप के टेस्ट्स होते हैं स्कोलास्टिक के अंदर, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, एंड टर्म टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, उसमें जो भी क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और फॉर्मेटिव और समेटिव एग्जाम्स जो यूजुअली होते रहते हैं हमारे, वो उसके अंडर आते हैं स्कॉलिस्टिक के अंदर। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है को स्कॉलिस्टिक कंपोनेंट, जिसके अंडर हम क्या चेक कर रहे हैं, वी आर नॉट चेकिंग द मेमोरी और मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब नहीं, वो स्कॉलिस्टिक के अंडर आ गया। हम क्या चेक कर रहे हैं, बच्चे के लाइफ स्किल्स डेवलप हुए कि नहीं, उसकी वैल्यू सिस्टम कैसा है, उसका एटीट्यूड्स कैसे हैं। तो ये कैसे जज हो जाएंगे, थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। लाइक को स्कोलास्टिक में आ जाती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि हम डिबेट्स करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, गेम्स, डांस, ड्रामा, ये सारी चीजें आ जाती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में, जो कि को स्कोलास्टिक असेसमेंट में आता है। तो सीसीई के दो कंपोनेंट्स हो गए, स्कोलास्टिक जिसमें पूरी पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, उनके टेस्ट्स हैं फॉर्मेटिव और समेटिव के थ्रू, और जो को स्कोलास्टिक है उसमें आती हैं, उसमें क्या हम इवेलुएट करते हैं, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स। तो उसके लिए होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए। सो दिस इज कंप्लीट इवैल्यूएशन। क्या करें, हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी इवैल्यूएट कर रहे हैं स्कोलास्टिक में, और बाकी लाइफ स्किल्स, वैल्यूज और एटीट्यूड भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो कितना हुआ डेवलप इन द को स्कोलास्टिक पार्ट। सो दिस कंप्लीट सीसीई। पहले फोकस क्या था, पहले फोकस सिर्फ स्कोलास्टिक में ही था। सीसीई के बाद फोकस को स्कोलास्टिक में भी आया। तो को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज या को स्कोलास्टिक असेसमेंट के थ्रू भी बच्चे को स्कोर करने का मौका दिया जा रहा है, और सिर्फ वो स्कोर ही नहीं कर रहा है, टीचर को भी फीडबैक मिल रही है कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं। तो स्कोलास्टिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मेटिव, समेटिव एग्जाम्स हैं, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन सब में होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई एम नॉट रिपीटिंग दिस, यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर्स इन द प्लेलिस्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग टू नो अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। तो इनमें जितने भी हमारे क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट और असाइनमेंट्स और जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट्स हैं, मिड टर्म टेस्ट, एंड टर्म टेस्ट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब को स्कोलास्टिक में एक चीज जो मैंने कही थी, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या होती है, वो सारी स्किल्स जो हमें लाइफ को इजीली लीड करने में हेल्प करती है, ऑल दो स्किल्स दैट हेल्प अस लीडिंग अ हैप्पी, अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, दैट दो स्किल्स आर नोन एज लाइफ स्किल्स। तो यूनेस्को ने कुछ लाइफ स्किल्स बताई हुई हैं कि बच्चे के अंदर ये सारी चीजें आ जानी चाहिए बाय हिज और हर स्टडी इन स्कूल for these many years, like self awareness होनी चाहिए, empathy, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationship, coping with emotions, coping with stress। तो ये सारी लाइफ स्किल्स हैं, ये सिर्फ बैठ के किताबों में घुसने से नहीं मिलती, इसके लिए एक्टिविटीज, एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस स्कूल को देने पड़ेंगे क्लासरूम के बाहर भी। सिर्फ क्लास में बैठा के आप पढ़ाते रहोगे बच्चों को तो उनमें ये लाइफ स्किल्स नहीं आएंगे। अगर वो सिर्फ मैथ्स, हिंदी, साइंस पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कितनी आई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी आई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ मैथ्स का सम सॉल्व करना तो नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की एबिलिटी है कि नहीं, स्ट्रेस से कैसे कोप करना है,
आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्रिएटिव कितने हो, इंटरपर्सनल आपस में आप कितने कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कितना आप एडजस्ट कर सकते हो, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आपको कितना पता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो, ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना भी टीचर को आना चाहिए और ये सारी चीज़ों को डेवलप कराने का ही इंटेंशन एजुकेशन का होता है। तो कैसे हम लाइफ स्किल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं? हमारे जो कोर्स स्कॉलास्टिक सारे जो थे उसके अंडर जो भी एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे हम डिस्कशन दे सकते हैं किसी टॉपिक का, हम उनको क्राफ्ट्स बनाने दे सकते हैं, स्पोर्ट्स दे सकते हैं, बहुत सारी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज हैं, ग्रुप वर्क दे सकते हैं, डांस, ड्रामा, कम्युनिटी वर्क, इंटरव्यूज. सो ऑल दीज activities can be organized and can help a teacher assess the students on the basis of these criteria. तो इन एक्टिविटीज के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि एक तो इससे ये पता लगेगा कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है, और जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है उसके लिए स्कोर करना अब आसान हो जाएगा. तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा, क्योंकि उसे मौका मिलेगा वो जिस चीज में अच्छा है. और ये लाइफ स्किल्स को भी असेस करने में टीचर की हेल्प करेगा कि बच्चे के अंदर कितनी लाइफ स्किल्स डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही है. एटीट्यूड्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एटीट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें कोर्स स्कॉलास्टिक के अंडर असेस करना है, इवैल्यूएट करना है. एक तो हम सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हम बना के दे सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चनियर टाइप का होता है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड अवेलेबल भी होते हैं और कुछ हम बना के भी दे सकते हैं. इंटरव्यूज ले सकते हैं, हम ऐसे लिखने दे सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट्स हम दे सकते हैं. बहुत सारे बच्चों को प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब जैसे कुछ ड्रॉ करके, रोशा टेस्ट है, एक इंक ब्लॉक टेस्ट है, हम वो करने दे सकते हैं. सर्वेस ले सकते हैं, एटीट्यूडनल स्केल्स कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. तो इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं. तो ये भी स्कूल में भी ये टेस्ट, जो साइकोलॉजी के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, इनको एडमिनिस्टर करके भी हम उनके एटीट्यूड को पता कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में हमें एग्जाम्स तो हम ले ही रहे हैं और बाकी एक्टिविटीज, लाइफ स्किल्स भी हम असेस कर ही रहे हैं, बट बीच बीच में उनके एटीट्यूड और वैल्यू सिस्टम को भी हमें स्कूल स्टूडेंट्स के असेस करते रहना चाहिए. ये वो सारे टूल्स हैं जिनसे हमें उनके एटीट्यूड के बारे में पता चल सकता है. So CCE is evaluating basically what it is evaluated. It is seeing or evaluating whether all-round development has taken place or not. So not just cognitive. Cognitive तो हमें पढ़ाई को जो हमारा scholastic achievement है उसको देखने से हमें पता लग जाएगा. But what about effective and psychomotor? उसके लिए हमें co-curricular activities को include करना पड़ेगा, examination system का part बनाना पड़ेगा. तब हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट कितना हुआ है. क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स मैंने पहले ही डिस्कस की हैं. एक तो इफेक्टिवली इवैल्यूएशन हो रहा है. सिर्फ हम ये जान के कि उसके मैथ्स में अगर 50 आउट ऑफ 50 आए हैं तो उससे हमें कितना पता चल रहा है उसकी पर्सनालिटी के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है. हमें ये पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज हाई हैं. बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? इफेक्टिवली इवैल्यूएट नहीं होगा. कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है सीसीई से और बच्चों को मौका मिलता है डिस्प्ले ऑफ अदर क्वालिटीज दैन एकेडमिक्स. और भी अगर उनकी पर्सनालिटी के अंदर कोई चीज है वो दिखाने का मौका मिलता है. इट स्ट्रेसेस ऑन वैल्यू डेवलपमेंट. इट ईजेस प्रेशर ऑफ एग्जाम्स एंड स्ट्रेस. जैसे कि मैंने पहले कहा, साल में एक एग्जाम होगा तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है. यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है. It gives better feedback to teachers and helps them know what works for the students. क्योंकि साल भर अगर continuously evaluation हो रहा है, complete evaluation हो रहा है, तो feedback भी टीचर को evaluate करते टाइम मिलती जा रही है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. behavioral प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, ये एक्टिविटीज के थ्रू भी बाहर आएगा. तो फीडबैक सिर्फ यही नहीं मिलेगी कि पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, बल्कि उसकी लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम है, वैल्यू सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, वो फीडबैक भी मिलेगी टीचर को. और टीचिंग के लिए फीडबैक मिलेगी तो प्लानिंग भी अच्छी टीचर कर सकती है. एटीट्यूड पर फोकस करता है, गुड एटीट्यूड डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमारा एम है एजुकेशन के थ्रू अच्छे इंडिविजुअल्स बनाना, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना. तो वो सिटीजन सिर्फ पढ़े लिखे होने से
नहीं बन पाएंगे। उनके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि उनका एटीट्यूड और उनका वैल्यू सिस्टम भी साउंड हो। एंड ऑफ कोर्स CCE एम्स टुवर्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बट CCE हैज सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। एक तो टीचर्स की भी आदत बहुत सालों से पड़ी हुई है कि बस खाली उनको उनका सब्जेक्ट्स को इवेलुएट किया, रिपोर्ट कार्ड बनाया और अनाउंस कर दिया, गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, और ना तो उसकी किसी पर्सनालिटी की कोई बात की, ना तो उनकी किसी क्वालिटी की बात की, ना टैलेंट की बात की, बस एक ठप्पा लगा दिया। और टीचर्स को अभी भी वो आदत पड़ी हुई है टू जज स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। जरूरी नहीं है कि कोई एकेडमिक्स में अगर खराब है तो वो लाइफ में कुछ नहीं बन सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा हो और म्यूजिक में ही जाके करियर बनाए, स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो स्पोर्ट्स में करियर बनाए। सो टीचर्स नीड दिस ओपन माइंडेडनेस एंड ऑल्सो एक्सपर्टीज। को करिकुलर एक्टिविटीज को असेस करने के लिए उनको भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजें उनको भी पता होना चाहिए। तो ये टीचर एक्सपर्टीज मांगता है, ओपन माइंडेडनेस मांगता है। और इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि CCE में बहुत टीचर्स ने ऐसा रिपोर्ट किया था कि ये बहुत बर्डनिंग हो रहा था उनको, बहुत उनका काम बढ़ गया था रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, टाइम नहीं होता था उनके पास, और सब्जेक्टिव हो गया था। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज में जब हम स्कोर करते हैं बच्चों को, जैसे कि कोई परफॉर्मेंस दी उन्होंने और हम उनके मार्क्स देते हैं, तो उसमें मन मर्जी से मार्क्स देने की थोड़ी सी आदत हो जाती है टीचर्स को, या ऐसे चांसेस हो जाते हैं, तो सब्जेक्टिव हो जाता है ये बहुत। अब किसी ने अगर कोई चीज़ सही लिखी है तो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसको इतने मार्क्स इसलिए मिले क्योंकि उसने ये चीज़ सही लिखी है, इसमें कोई बहस नहीं होगी। लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया, उस पे कितने मार्क्स टीचर ने दिए हैं, इस चीज़ में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी या बायस आ जाती है कई बार। फिर एक प्रॉब्लम ग्रेडिंग सिस्टम से ये होती है कि किसी के 95% आए हैं या किसी के 82% आए हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों ए ग्रेड में ही फॉल करेंगे। तो जो 95% वाला है ये उसके लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो जाता है, तो ये भी एक रीज़न था। फिर CCE की वजह से डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट बहुत बढ़ गया था, बच्चे बहुत कैजुअली लेने लगे थे एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम की वजह से तब भी थोड़ी सीरियसनेस बनी रहती थी, हम बच्चों को थोड़ा सा डरा भी देते थे। हालांकि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्केयरिंग स्टूडेंट्स एट ऑल, बट देन still there was more seriousness. It is believed, a lot of people argue, I don't say that, but then a lot of people have argued that, a lot of teachers have argued on this, that this was resulting in a very casual approach towards exams. CCE की वजह से स्कोर करना इतना आसान हो गया था कि एकेडमिक से थोड़ा सा ध्यान हटने लगा था बच्चों का। तो इन रीजंस की वजह से CCE was finally removed in 2017, but we still have a lot of components of CCE being followed in the evaluation system today. आज की डेट में हमारे रिपोर्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्कॉलिस्टिक नहीं, को स्कॉलिस्टिक इंक्लूडेड भी होते हैं। तो CCE still has given us a lot of benefits in evaluation, क्योंकि उसका फोकस आफ्टर ऑल राउंड डेवलपमेंट पर होता ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट CCE, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि CCE क्या है। So thank you very much. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and like my videos. And if you have any questions, if you have any feedback or any suggestions, do post in the comment section. Thank you. Have a nice day.